हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सीक्वेंसेस इन मैट्रिक स्पेस के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। हमने कंसीडर किया x, d be a मैट्रिक स्पेस। अ फंक्शन x from n to x is called a sequence in x। तो n to x का मतलब क्या है कि यानी कि जैसा कि हम सीक्वेंस हमेशा से पढ़ते आए हैं कि 1 2 3 ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, इनसे हम एक नंबर एसोसिएट कर रहे हैं जो कि मैट्रिक स्पेस x का एलिमेंट है। सो एंड उसे हम डिनोट कर रहे हैं x1 क्योंकि ये 1 को डिनोट कर रहा है फर्स्ट टर्म को, देन x2 सेकंड टर्म को, देन x3 थर्ड टर्म को। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास सीक्वेंस होता है जैसे कि हम हमेशा से पढ़ते हैं, डिनोटेड बाय xn या फिर कुछ इस तरीके से ब्रैकेट से हम डिनोट करते हैं सीक्वेंस को। एलिमेंट्स जो है x1 x2 xn ये जो होते हैं पॉइंट्स होते हैं मैट्रिक स्पेस x के। xn जो होता है उसे हम nth टर्म बोलते हैं। एंड जो nth टर्म्स हैं वो जरूरी नहीं डिस्टिंक्ट हो सकता है, सेम भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल -1 1 -1 ये भी सीक्वेंस है, तो आधे टर्म्स -1 है, आधे टर्म्स 1 है, तो वो भी पॉसिबल है। रेंज जो होती है फाइनाइट हो सकती है या फिर इनफाइनाइट हो सकती है। रेंज मतलब जो भी उसके x1 x2 x3 इन सब का जो सेट है उसे रेंज सेट बोलते हैं। देन हमारे पास अगर सीक्वेंस आ रहा है तो लिमिट ऑफ सीक्वेंस के बारे में बात आएगी कि सीक्वेंस xn ऑफ मैट्रिक स्पेस इज सेड टू हैव लिमिट x बिलोंग्स टू x। x बिलोंग्स टू x जो एक एलिमेंट है हमारी मैट्रिक स्पेस x का, उसे हम लिमिट कब कहेंगे सीक्वेंस की, जब फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट n नॉट बिलोंग्स टू n सच दैट dxn, x इज लेस देन एप्सिलॉन। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए आपके पास कहीं पर पॉइंट x है कुछ इस तरीके से, ऑलराइट, एंड आप कोई भी एप्सिलॉन अगर कंसीडर करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं एप्सिलॉन कुछ इस तरीके से मानूं, तो मैं कह रहा हूं कि मैंने चाहे कोई भी एप्सिलॉन मानूं तो जो dxn, x है वो लेस देन एप्सिलॉन होगा फॉर ऑल n ग्रेटर देन n नॉट। यानी कि कोई ना कोई ऐसी वैल्यू होगी जिसके आगे के सभी टर्म्स जो होंगे उस पॉइंट के क्लोज आएंगे, उस पॉइंट के ओपन स्फीयर के अंदर आ जाएंगे। dxn, x लेस देन एप्सिलॉन से हम ओपन स्फीयर कंसीडर कर सकते हैं, एप्सिलॉन नेबरहुड, ऑलराइट, वही डेफिनेशन होती है। तो यही हम कह रहे हैं कि आप चाहे कोई भी एप्सिलॉन ले लीजिए, चाहे आप बड़ा एप्सिलॉन लीजिए चाहे आप छोटा लीजिए, कोई ना कोई ऐसा टर्म मिलेगा जिसके आगे के सभी टर्म जो हैं इंक्लूड होंगे। फॉर एग्जांपल जो मेरा एप्सिलॉन अगर बड़ा है तो मान लीजिए मैं कह रहा हूं कि n नॉट की वैल्यू 10 है, कि 10वें टर्म के आगे के सभी टर्म्स इसके अंदर इंक्लूड हो रहे हैं। अब अगर मैं एप्सिलॉन छोटा करूं तो कुछ पॉइंट्स इससे बाहर निकल गए, लेकिन फिर भी कुछ पॉइंट्स जो हैं बच गए, तो मैं कह सकता हूं कि 20वें टर्म के आगे के सभी टर्म्स 21st 22nd 23rd सभी टर्म्स जो है इंक्लूड हो रहे हैं, ऑलराइट। तो यानी कि n नॉट बिलोंग्स टू n सच दैट dxn, x is less than epsilon for all n greater than n naught, and n naught depends on epsilon, epsilon पे डिपेंड कर रहा है, epsilon की क्या वैल्यू है उसके ऊपर हमारा n naught डिपेंड कर रहा है। एंड n naught ऐसा वैल्यू है जिसके आगे के सभी टर्म्स जो हैं, जिसके आगे के सभी n टर्म्स जो हैं हमारे पास जो x पॉइंट है लिमिट उसके बहुत क्लोज आ रहे हैं। लिमिट का मतलब यही है कि उसको अप्रोच कर रहे हैं। देन सबसीक्वेंस, अब हमने कहा कंसीडर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस से वीके ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब कोई भी दो वैल्यू सेम नहीं होंगी, एंड जो हमेशा आगे वाला जो टर्म है वो पहले टर्म से बड़ा होगा। फॉर एग्जांपल 1 3 5 एंड सो ऑन, ये हमारे पास एक सीक्वेंस हो गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस हो गया। एंड ये किसका सीक्वेंस है? नेचुरल नंबर के ऊपर ही सीक्वेंस है। सीक्वेंस ऑफ n बोला है यानी कि n to n ही सीक्वेंस है हमारे पास। v कुछ इस तरीके से, v इज फ्रॉम n to n, ऑलराइट। देन हमने कहा x जो है हमारा कोई सीक्वेंस है मैट्रिक स्पेस का n to x। देन द कंपोजिट फंक्शन x of v। अब x of v क्या है? जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास x1 जो है वो कुछ इस तरीके से है, x1 इज इक्वल्स टू या फिर x2 इज इक्वल्स टू, मान लीजिए हमारे पास 2 है, एंड v1 जो है हमारे पास है 2 है, ऑलराइट। तो x of v का कहने का मतलब क्या हुआ? v1 इज इक्वल्स टू 2 कहने का मतलब है जो v है 1 को 2 पे मैप कर रहा है, ऑलराइट। तो अगर मैं देखूं x of v of 1 देखूं तो मुझे क्या मिलेगा? x of v of 1, v of 1 क्या है? 2 है, तो मुझे मिलेगा x of 2, एंड x जो है x2 इज इक्वल्स टू 2 यानी 2 को 2 पे मैप कर रहा है तो मुझे 2 मिला। तो कहने का मतलब इसे मैं किस तरीके से लिख सकता हूं? x of v1, ये देखिए ये क्या है हमारा
v1 है, सो x ऑफ vk है हमारा। ऑलराइट, तो इन सिंपल वर्ड्स, ये तो मैथमेटिकल डेफिनेशन थी, इन सिंपल वर्ड्स सब सीक्वेंस क्या है कि मान लीजिए आपके पास खूब सारा सीक्वेंस था, आपने कुछ पर्टिकुलर टर्म्स को उसमें से निकाल लिया, तो ऑब्वियसली स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही होगा जो उनका जो nth वैल्यू होगी। तो मैंने फर्स्ट निकाला, थर्ड निकाला, फिफ्थ निकाला, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस है। एंड यही जो एलिमेंट्स हैं इनको हमने सब सीक्वेंस बोल दिया। हो सकता है हम इवन टर्म्स निकालते, हो सकता है हम 3 के मल्टीपल्स निकालते, हो सकता है हम रैंडमली निकालते, पर सब सीक्वेंस इस तरीके से बनता है। ऑलराइट, अब अगर सीक्वेंस के बारे में बात हो रही है तो कन्वर्जेंस के बारे में भी बात होगी। तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होगा कि ऐसा सीक्वेंस जिसके अंदर फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट एन नॉट बिलोंग्स टू एन। वापस यही लिमिट की डेफिनेशन है कि dxn, x is less than epsilon, तब हम कहेंगे सीक्वेंस is set to converge to x। xn approaches to x इस तरीके से डिनोट किया जाता है, और लिमिट xn is equals to x इस तरीके से। ऑलराइट, ऑब्वियसली लिमिट पे ही कन्वर्ज करेगा। नाउ थ्योरम है अ सीक्वेंस इन मैट्रिक स्पेस कन्वर्जेस टू यूनिक पॉइंट, या फिर लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस इफ इट एग्जिस्ट इज यूनिक। तो लिमिट जो होगी वो यूनिक होगी। तो इसका प्रूफ देख लेते हैं। तो लेट x, d लेट x, d भी मैट्रिक स्पेस हमने कंसीडर की। देन हमने कहा कि मान लेते हैं कि xn जो है कन्वर्ज कर रहा है दो अलग अलग लिमिट पॉइंट पर। कॉन्ट्रारी हमने अज्यूम किया है a, b बिलोंग्स टू x, जहां पर a इज नॉट इक्वल टू b। नाउ अगर a इज नॉट इक्वल टू b है, a इज नॉट इक्वल टू b, दिस इंप्लाइज d a, b इज नॉट इक्वल टू 0। ऑब्वियसली 0 नहीं होगा अगर a इक्वल टू b नहीं है। तो a इक्वल टू b नहीं है, 0 नहीं है, यानी कि हम मान सकते हैं कि d a, b इज इक्वल्स टू 2 एप्सिलॉन फॉर सम एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, हम मान सकते हैं। ऑलराइट, तो ये हमारी इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं। नाउ बाय डेफिनेशन ऑफ लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस हम क्या कह सकते हैं कि अगर a लिमिट है तो कहने का मतलब क्या हुआ। ना अब यहां पर देखिए लिमिट की डेफिनेशन हमने यूज की है कि अगर a लिमिट है तो a भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, एंड b अगर लिमिट है तो b भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ऑलराइट, तो n नॉट से जो बड़े नंबर हैं उनके लिए dxn, a लेस देन एप्सिलॉन है। n1 से जो बड़े नंबर है उसके लिए dxn, b लेस देन एप्सिलॉन है। तो हमने कहा लेट m इज इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ n0, n1। तो इनमें से कोई भी बड़ा नंबर हम उठा लेते हैं। तो बड़ा नंबर उठाने का मतलब क्या है कि देखिए मान लीजिए यहां पर कहीं पर हमारे पास n0 है एंड यहां पर कहीं पर n1 है। तो n0 के आगे जितने भी टर्म्स हैं उनके लिए ये जो कंडीशन है सेटिस्फाई हो रही है, n1 के आगे जितने भी टर्म्स हैं उनके लिए कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब अगर हम n1 को उठाते हैं तो ये टर्म्स जो है इनके लिए तो सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो ये रह जाएंगे। तो हमने बड़ी वैल्यू उठा ली, तो बड़ी वैल्यू के अंदर दोनों के ही वैल्यूज इंक्लूड हो जाएगी, तो यही हम कह रहे हैं, इसलिए हमने मैक्सिमम ले लिया। तो मैक्सिमम ले लिया तो हम कह सकते हैं फॉर ऑल, अब हम यही स्टेटमेंट जो है m के लिए लिख सकते हैं कि फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, जो ये हमारा जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है कि dxn, a इज लेस देन एप्सिलॉन एंड dxn, b इज लेस देन एप्सिलॉन। अब देखिए हम यहां पर क्या कह सकते हैं कि हमारा जो d a, b है वो क्या होगा, लेस देन इक्वल टू d a, xn प्लस d xn, b, जो कि क्या है हमारी ट्राइंगल इनइक्वालिटी। नाउ ट्राइंगल इनइक्वालिटी के बाद सिमेट्री प्रॉपर्टी से हम इसे कैसे लिख सकते हैं, xn, a, एंड xn, a क्या है, खुद लेस देन, यहां पर लेस देन इक्वल टू साइन आता है, यस, सो लेस देन इक्वल टू। अब dxn, a जो है वो लेस देन एप्सिलॉन है। ऑलराइट, सो ये जो हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम इन दोनों को सम करें तो हम लिख सकते हैं dxn, a प्लस dxn, b इज लेस देन 2 एप्सिलॉन। तो यहां पर लेस देन 2 एप्सिलॉन आ रहा है, तो ये पूरी टर्म लेस देन 2 एप्सिलॉन हो गई। तो हमें यहाँ पर लेस देन इक्वल टू तो सिर्फ ट्राइंगल इनइक्वालिटी के लिए था, बट ये जो टर्म है लेस देन 2 एप्सिलॉन स्ट्रिक्टली लेस देन है, सो इक्वल टू का साइन हमारा चला जाएगा। सो डी ए कॉमा बी इज लेस देन एप्सिलॉन। अब डी ए कॉमा बी अगर लेस देन एप्सिलॉन है, यानी कि हम क्या कह सकते हैं 2 एप्सिलॉन। तो डी ए कॉमा बी जो है खुद 2 एप्सिलॉन था, तो हमें मिल रहा है 2 एप्सिलॉन इज लेस देन 2 एप्सिलॉन। नॉट 2 एप्सिलॉन इज लेस देन 2 एप्सिलॉन, ये जो है फॉल्स स्टेटमेंट है। 1 इज नॉट लेस देन 1, 1 इज इक्वल टू 1। तो कोई भी नंबर खुद से छोटा नहीं हो सकता, वो उसके इक्वल है। तो यानी कि हमारा जो ये स्टेटमेंट है
यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है, यही हमारा कॉन्ट्राडिक्शन है। तो कॉन्ट्राडिक्शन कहां से आया, हमने अज्यूम किया कि दो अलग अलग लिमिट है, तो यानी कि दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर assumption, hence our assumption was wrong and a is equals to b, जो लिमिट है वो हमारी यूनिक है। ऑलराइट, तो आइए देखते हैं कॉची सीक्वेंस क्या होता है। तो सीक्वेंस xn in metric space x, d is said to be Cauchy sequence if for all epsilon greater than 0 there exists n not belongs to n such that dxn, dxm is less than epsilon for all n, n greater than n not। तो कॉची सीक्वेंस क्या होता है कि मान लीजिए आपके पास कोई सीक्वेंस है, देन एक वैल्यू के बाद कोई भी आप एप्सिलॉन लीजिए तो कोई ना कोई एक ऐसी टर्म की वैल्यू होगी, 10th वैल्यू, 20th टर्म या फिर 100 टर्म, जिसके आगे के सभी टर्म्स जो हैं उनका डिस्टेंस लेस देन एप्सिलॉन मिल जाएगा, यानी कि सभी पॉइंट्स जो हैं बहुत क्लोज लाई करेंगे। तो ऐसे सीक्वेंस को कॉची सीक्वेंस बोलेंगे। नाउ थ्योरम है कॉची सीक्वेंस इज बाउंडेड, तो हमने कहा लेट एक्स एन बी ए कॉची सीक्वेंस इन मेट्रिक स्पेस एक्स, डी। अब कॉची सीक्वेंस है तो हर एप्सिलॉन के लिए ऐसी कंडीशन है, तो हमने कहा एक पर्टिकुलर एप्सिलॉन लेते हैं, एप्सिलॉन इक्वल टू 1 जो कि ग्रेटर देन 0 है, तो देयर एग्जिस्ट n नॉट बिलोंग्स टू n सच दैट dxn, dxm इज लेस देन एप्सिलॉन, एप्सिलॉन 1 है फॉर ऑल m, n ग्रेटर देन n नॉट। ठीक है, अब हमने कहा इन पर्टिकुलर अगर मैं m को n नॉट के इक्वल ले लूं, ग्रेटर देन इक्वल टू है तो m को n नॉट के इक्वल ले लूं, तो dxn, dx नॉट इज लेस देन 1 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट। अब यहां पर देखिए n ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट हमने फिक्स कर दिया है, ये हमारा एक फिक्स पॉइंट है। हम अब इससे आगे के जितने भी टर्म्स ले रहे हैं, n नॉट से जितने भी बड़े टर्म्स ले रहे हैं n, तो उन सभी वैल्यूज के लिए xn जो है उनका डिस्टेंस लेस देन 1 है, यानी कि अगर मैं यहां पर एक 1 जो रेडियस का ओपन स्फीयर बनाऊं तो xn मेरे सभी के सभी इस ओपन स्फीयर के अंदर लाई कर जाएंगे, तो मैं कह सकता हूं xn इज बिलोंग्स टू s1 x नॉट फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट, बिकॉज ये जो डिस्टेंस है लेस देन 1 मिल रहा है हमें सभी n के लिए, यानी सभी xn के लिए, तो ये सभी जो है ओपन स्फीयर में लाई कर रहे हैं। अब लेट r इज इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ, अब हमने क्या कहा, हमें आधे पॉइंट्स तो एक ओपन स्फीयर में एक एरिया के अंदर मिल चुके हैं जो n से n नॉट से जो आगे के टर्म्स थे, अब हमें उनके पीछे वाली टर्म्स को देखना है। तो xn जो है बिलोंग्स टू, हमने कहा ये तो हमने कह दिया, तो हमने कहा r इज इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ dx नॉट x1 dx नॉट x2 एंड सो ऑन टिल dx नॉट x नॉट माइनस 1 1। अब देखिए इसका जो रेडियस कितना था 1 था, तो 1 को हमने इंक्लूड किया। देन n नॉट जो है फाइनाइट वैल्यू है, फाइनाइट नंबर है कोई, ऑलराइट, तो n नॉट अगर फाइनाइट वैल्यू है तो मान लीजिए n नॉट की वैल्यू 10 है, तो मैं सभी पॉइंट्स के साथ डिस्टेंस ले रहा हूं x नॉट का, x फर्स्ट टर्म के साथ, सेकंड टर्म एंड 9th टर्म के साथ, क्योंकि x नॉट तो खुद 10 है, तो x10, x10 का जो डिस्टेंस है खुद से तो 0 ही होगा। सो मैं सभी का डिस्टेंस ले रहा हूं, मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर x नॉट है एंड यहाँ पर कहीं पर x1 है, यहाँ पर कहीं पर x2 है, कहीं पर हमारे पास x3 है, तो इन सब के अलग अलग डिस्टेंस निकलेंगे। तो हमने कहा जो मैक्सिमम है उसको ले लेते हैं, तो जो मैक्सिमम का डिस्टेंस होगा अगर मैं उससे एक क्लोज स्फीयर बनाऊं SR x नॉट, मैक्सिमम डिस्टेंस को हमने r से डिनोट किया, तो ये सभी पॉइंट्स इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। फर्दर जो r है वो मैक्सिमम के अंदर हमने 1 को भी इंक्लूड किया है, तो r या तो ग्रेटर देन होगा या फिर इक्वल टू 1 होगा। ऑलराइट, अगर इक्वल टू 1 है तो ये सभी पॉइंट्स इंक्लूड हो ही रहे हैं, ये वाले n ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट के, एंड अगर ग्रेटर देन 1 है तो 1 जो है इसके अंदर कंटेन हो रहा है, तो दोनों ही इक्वेशन से हम क्या कह सकते हैं, दिस इंप्लाइज xn बिलोंग्स टू SR x नॉट xn नॉट फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर n। एंड अगर सारे ही xn जो है हमारे किसी एक क्लोज स्फीयर के अंदर आ रहे हैं, तो क्लोज स्फीयर तो एक फाइनाइट जगह होगी, तो ये बाउंडेड हो गया। ऑलराइट, तो हम क्या कह सकते हैं, ये जो हमारा xn है सीक्वेंस, कॉची सीक्वेंस बाउंडेड है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट थ्योरम, जो कि हमारी कहती है कि इन मैट्रिक स्पेस कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज कॉची सीक्वेंस बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। यानी कि अगर कोई मैट्रिक स्पेस है हमारे पास, तो उसके अंदर कोई भी सीक्वेंस अगर कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो कॉची सीक्वेंस तो होगा, बट कोई कॉची सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो ये जरूरी नहीं। एंड हम जानते हैं रियल में हमने पढ़ा था कि रियल सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ इट इज अ कॉची सीक्वेंस, तो यहाँ पर वो कंडीशन फेल हो रही है कि कॉची सीक्वेंस होगा बट कन्वर्जेंट नहीं होगा। तो इसका प्रूफ देखते हैं। तो हमने कहा सबसे पहले हमने xn जो है कोई एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस ले लिया, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है
तो फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट एन नॉट बिलोंग्स टू एन सच दैट dxn x is less than epsilon by 2 for all n greater than equal to n नॉट। तो ये सबसे पहले हम कन्वर्जेंट की डेफिनेशन से कह सकते हैं। तो अगर मैं m ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट लूं तब भी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, तो dxm x इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 मिलेगा। ऑलराइट, अब यहाँ पर देखिए dxn xm अगर मैं कंसीडर करूं तो लेस देन इक्वल टू होगा dxn x प्लस dx xm के। क्यों? ट्रायंगल इनइक्वालिटी से। अब यहां से ये जो हमने कन्वर्जेंट की डेफिनेशन लिखी है, तो इन दोनों डेफिनेशंस का जो ये वैल्यूज है इनका अगर हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करें तो लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन बाय 2 प्लस एप्सिलॉन बाय 2 मिलेगा। लेस देन क्यों मिलेगा? बिकॉज यहाँ पर dxn x इज लेस देन था, यहाँ पर लेस देन का साइन था एंड यहाँ पर लेस देन इक्वल टू का, तो ये जो दोनों ही टर्म्स हैं ये लेस देन आएंगी, तो यहाँ पर एट द एंड एप्सिलॉन का साइन बचेगा। सो एप्सिलॉन बाय 2 प्लस एप्सिलॉन बाय 2 एप्सिलॉन हुआ। सो हमें क्या मिला? xn xm इज लेस देन एप्सिलॉन एंड n और m पर कंडीशन क्या थी कि n m इज ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट। और हमें क्या मिला? फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट n नॉट बिलोंग्स टू n सच दैट dxn dxm इज लेस देन एप्सिलॉन। ये हमें कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन मिल गई। तो यानी कि ये सीक्वेंस हमारा कन्वर्जेंट है तब कॉची भी होगा। अब देखते हैं कि कॉची है फिर भी कन्वर्जेंट कैसे नहीं है। तो इसके लिए हमने कहा कि लेट एक पर्टिकुलर केस कंसीडर करेंगे x इज इक्वल्स टू 0,1 विथ d इक्वल्स टू x माइनस वाई यूजुअल मैट्रिक। ये हमारी यूजुअल मैट्रिक है एंड ये रियल नंबर्स का सबसेट है। तो यानी कि ऑब्वियसली x, d जो है हमारा वो क्या होगा? मैट्रिक स्पेस होगा। अब हमने इसमें कंसीडर किया एक पर्टिकुलर सीक्वेंस xn इज इक्वल्स टू 1 by n। तो अब ये जो सीक्वेंस है 1 by n, इट इज नॉट कन्वर्जेंट। इट इज नॉट कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट क्यों नहीं है ये? इन x कन्वर्जेंट x के अंदर नहीं है। कन्वर्जेंट तो है बट x के अंदर कन्वर्जेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए लिमिट xn जो है वो क्या है? हमारी 0 है। लिमिट xn हमारी 0 है बट 0 डज नॉट बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0,1 क्लोज्ड इंटरवल। तो यानी कि ये सेमी ओपन इंटरवल है ना, एक तरफ से ओपन है एक तरफ से क्लोज्ड है, तो 0 इसमें बिलोंग नहीं कर रहा। तो 0 बिलोंग नहीं कर रहा है इसलिए ये कन्वर्जेंट नहीं कहा जा सकता इसे। अब प्रूव करना है कि xn इज कॉची सीक्वेंस। xn को हमें कॉची सीक्वेंस प्रूव करना है। तो xn को कॉची सीक्वेंस कैसे प्रूव कर सकते हैं? हमने कहा चूज n नॉट सच दैट n नॉट इज ग्रेटर देन 2 by एप्सिलॉन। n नॉट हमने ऐसा कोई वैल्यू चूज की नेचुरल नंबर्स में से जिसके के लिए n नॉट इज ग्रेटर देन 2 by एप्सिलॉन है। तो n नॉट अगर ग्रेटर देन 2 by एप्सिलॉन है तो हम क्या कह सकते हैं? दिस इंप्लाइज इफ m, n ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट होगा तो उसका मतलब m इज ग्रेटर देन 2 by एप्सिलॉन एंड n इज ग्रेटर देन 2 by एप्सिलॉन होगा। इस बात से हम क्या लिख सकते हैं? एप्सिलॉन, अब अगर यहां पर अगर हम रेसिप्रोकल लें तो देखिए हमें क्या मिलेगा? 1 by m इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 एंड 1 by n इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2। ऑलराइट, अब यहां पर अगर मैं dxn xm लूं तो मुझे क्या मिल रहा है? यूजुअल मैट्रिक है x माइनस वाई, तो यानी कि एंड xn क्या है? सीक्वेंस xn इज इक्वल्स टू 1 by n, तो xn क्या है? 1 by n एंड xm क्या आएगा? इसी तरीके से 1 by m आएगा। अब यहां पर मैं इसकी अगर ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगाऊं मॉड के लिए तो मुझे मिलेगा लेस देन इक्वल टू 1 by n प्लस 1 by m, मॉड 1 by n प्लस मॉड 1 by m एंड यहाँ पर 1 by m किससे छोटा है? एप्सिलॉन बाय 2 से एंड 1 by n लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 है। तो मुझे यहाँ से क्या मिलेगा? लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 प्लस लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 मतलब एप्सिलॉन बाय 2। सो एप्सिलॉन बाय 2 प्लस एप्सिलॉन बाय 2 यानी कि एप्सिलॉन। सो मुझे मिला dxn dxm इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n m ग्रेटर देन n नॉट। हमने n नॉट की वैल्यू जानबूझकर ऐसे ही चूज की जिससे कि हमें ये इस तरीके की वैल्यू मिल गई।
एंड एन नॉट डिपेंड्स ऑन एप्सिलॉन होता है, हम जानते ही हैं। तो ये हमारा जो है कॉची सीक्वेंस का स्टेटमेंट आ गया, यानी कि हमारा कॉची सीक्वेंस है बट कन्वर्ज नहीं कर रहा है हमारा ये एक्स के अंदर। तो hence in a metric space convergent sequence is Cauchy sequence but converse is not true. Now next theorem है if a Cauchy sequence has convergent subsequence then it is convergent. तो देखते हैं let xn be a Cauchy sequence, हमने किसी metric space x, d के अंदर xn एक Cauchy sequence माना है and xvk क्या जो है हमने एक उसका convergent subsequence माना है। vk की जगह चलिए हम लिख देते हैं nk। सो एन के हमने जो है एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस माना है जहां पे एन के जो है वो खुद स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। ऑलराइट, तो अगर कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस है तो हम कह सकते हैं लिमिट के अप्रोचेस टू इनफाइनाइट एक्स एन के जो होगा एक्स नॉट होगा कोई भी वैल्यू के लिए। फर्दर एक्स एन के जो है, जो हमारा एक्स एन जो है वो खुद एक कॉची सीक्वेंस है, तो हम कह सकते हैं कि डी ऑफ एक्स एन कॉमा एक्स एन के is less than epsilon for all n comma nk greater than equal to n नॉट, किसी ना किसी n नॉट के लिए ये चीज ट्रू होगी। अब अगर हम k अप्रोचेस टू इनफाइनाइट लें तो देखिए k अप्रोचेस टू इनफाइनाइट लेने पर n के जो है हमारा खुद स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, इसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो जैसे ही k इक्वल टू इनफाइनाइट लेंगे ये अप्रोचेस टू इनफाइनाइट ही होगा। तो ये अप्रोचेस टू इनफाइनाइट जब होगा तो इस टर्म को हम हटा सकते हैं, इन्फिनिटी हमेशा ग्रेटर ही आएगी, छोटी नहीं होगी ये वैल्यू। फर्दर एक्स एन के जो होगा एन के अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पे एक्स नॉट के अप्रोच कर रहा है, तो हम कह सकते हैं डी एक्स एन कोमा एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट। ये क्या है, ये कन्वर्जेंट की डेफिनेशन है। दिस इंप्लाइज xn converges to x नॉट। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। सो दिस वाज ऑल इन टुडेस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।